हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिडियोमाइकोटिना का थर्ड मेंबर पढ़ेंगे। मेंबर का नाम है एगेरिकस और सामान्य भाषा में स्टूडेंट्स इसको मशरूम कहा जाता है। इससे पहले बेसिडियोमाइकोटिना के हमने दो मेंबर्स पढ़े थे। दोनों ही मेंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट पढ़ा था हमने पक्सिनिया, जिसके द्वारा ब्लैक स्टेम रस्ट होता है, और सेकंड पढ़ा था ऑस्ट्रेलेगो, जिसके द्वारा जो है कवर्ड स्मट और लूट स्मट डिजीज़ जो है देखने को मिलती है। तीसरा कवक जो बेसिडियोमाइकोटिना की उच्च श्रेणी में आता है और उसका नाम है एगेरिकस, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एगेरिकस की आप क्लासिफिकेशन देखिए। जगत माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, उप डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, वर्ग है हाइमेनोमाइसिटिस, गण एगेरिकल्स और कुल जो है एगेरिकसी, और वंश जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एगेरिकस। ध्यान रखिएगा कि ये जो एगेरिकस है ये मृत जीवी कवक है जो जंगलों में सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े के ढेर, गोबर तथा लीद पर जनरली देखने को मिलता है। वर्षा के कुछ दिन बाद इस कवक के जो है फलन पिंड देखे जाते हैं। फलन पिंड मतलब आपने देखा होगा जब बारिश आ जाती है तो उसमें ओपन फील्ड्स में आपने थोड़ी छोटी छतरियाँ उगती हुई देखी हैं। ये एक्चुअली जो है एगेरिकस या मशरूम के फलन पिंड होते हैं। तो ये जो फलन पिंड है ये इसको कॉमन भाषा में मशरूम कहते हैं और यह छत्रक भी कहा जाता है। एगेरिकस की लगभग 17 जातियां जो हैं भारत में देखने को मिलती हैं, और जो सबसे कॉमन जातियां जो हैं वो हैं एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। यहाँ देखो आप मैंने लिखा है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस रोडमेनाई, एगेरिकस फल्वीसेप्स। ये जनरली जो है कॉमन इसकी जातियां हैं जो भारत में देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स, दो जातियों का नाम आप ध्यान रखिएगा, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस और एगेरिकस बाइस्पोरस, क्योंकि ये जो है इस पर्टिकुलर इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये दोनों इम्पॉर्टेंट जातियां हैं जो बड़ी कॉमन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एगेरिकस बाइस्पोरस जो है ये एडिबल फंजा है। एडिबल फंजा मतलब खाद्य कवक है जो खाने के काम आती है। आपने देखा होगा जनरली ठेलों पे जो है ये फलन पिंड इसके मिलते हैं और इसकी जो है फूड वैल्यू काफ़ी अधिक होती है, तो इसे हम पूरा कंप्लीट फूड मानते हैं। और जो वेजिटेरियंस हैं वो इसका सेवन करते हैं। तो एग्ज़ाम में कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि एडिबल फंजाई किसी खाद्य कवक का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा एगेरिकस बाइस्पोरस जो है ये खाद्य कवक है। इम्पॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने भी अंडरलाइन करा हुआ है। और इस एगेरिकस बाइस्पोरस की बहुत जगह भारत में खेती होती है। स्पेशली आप देखिए यहाँ HPSU मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है एक मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैब है। हिंदी में जो कहेंगे मशरूम अनुसंधान संस्थान व प्रयोगशाला है। तो ये संस्थान जो है मशरूम उगाने की तकनीकों का प्रसार करती है। इसी प्रकार के संस्थान अन्य राज्यों में भी हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है स्पेशली, और जो इंस्टीट्यूट जो भारत में है वो कैसे इस कवक को फलन पिंड, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्रूटिंग बॉडी यानी फलन पिंड जो हमें बाहर देखने को मिलता है बारिश के दिनों में। तो इम्पॉर्टेंट जो है इसका फलन पिंड ही है। आप ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी जातियाँ हैं सभी जो हैं खाने के काम में नहीं आती। बहुत सी जातियाँ जो हैं, अधिकतर जातियाँ जो हैं बहुत पॉइजनस होती हैं और बहुत सी जातियाँ जो हैं हाईली पॉइजनस होती हैं। केवल जो कुछ जातियाँ, एक दो तीन जातियाँ हैं जो हैं वो खाने के काम आती हैं। अब जो है एगेरिकस की जहाँ तक हम संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप अपनी सुविधा के लिए हम स्ट्रक्चर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वेजिटेटिव माइसीलियम यानी कायिक कवक जाल, और दूसरा है फलन पिंड जिसे हम बेसिडियो कार्प कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे फ्रूटी बॉडी और बेसिडियो कार्प। ध्यान रखिएगा कि हमें जो दिखता है केवल इसका फलन पिंड, बारिश में मैंने आपको बताया इसकी छतरियाँ जो हैं दिखती हैं, फलन पिंड
जो है वो केवल हमें फ्रंट पे नज़र आता है और भूमि के नीचे जो है इसका कवक जाल रहता है। तो वेजिटेटिव माइसीलियम यानी इसका कवक जाल जो क्या होता है, कैसा होता है। अब आप ध्यान रखिए कि कवक जाल इसके दो टाइप का होता है। प्राथमिक कवक जाल जिसे हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं और सेकेंडरी कवक जाल जिसे हम द्वितीयक कवक जाल कहते हैं। अब देखिए मैंने ये दो डायग्राम्स नीचे बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राथमिक कवक जाल क्या होता है। फर्स्ट डायग्राम मैंने लिख रखा है मोनोकैरियोटिक हाइफा, तो ये है प्राइमरी कवक जाल। ये अनाकर्षक का चाप होता है। आप देख रहे हो पट इसमें उपस्थित है और सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक है, यानी इसे हम एक केंद्र की कवक जाल कहेंगे या मोनोकैरियोटिक कवक जाल कहेंगे। मोनो मतलब एक, कैरियो मतलब केंद्रक, यानी एक केंद्रक उपस्थित है सभी कोशिकाओं में। तो प्राइमरी कवक जाल जो है ये इसकी सभी कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो है बेसिडियोस्पोर के प्रभेद के आधार पर ये जो प्राथमिक कवक जाल होता है ये तो पॉजिटिव प्रभेद का होगा या नेगेटिव प्रभेद का। अगर बेसिडियोस्पोर पॉजिटिव प्रभेद का होगा तो पूरा का पूरा कवक जाल पॉजिटिव प्रभेद का होगा, और बेसिडियो बीजाणु अगर नेगेटिव प्रभेद का होगा तो कवक जाल जो है नेगेटिव प्रभेद का होगा। ये जो प्राथमिक कवक जाल है स्टूडेंट्स, ये अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जीवित रहता है। क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभेद के जो प्राथमिक कवक जाल हैं ये आपस में मिलते हैं या ये आपस में संलित होके डायकैरियोटिक कवक जाल या डायकैरियोटिक माइसीलियम जिसे हम द्वितीयक कवक जाल कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। अब सेकेंडरी कवक जाल क्या होता है। सेकेंडरी कवक जाल जो है भूमिगत होता है, यानी भूमि के नीचे होता है, और ये कवक जाल जो है बहुवर्षीय होता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहता है। और लाइफ साइकिल में जो है ये कवक जाल जो है ये मेजर रोल प्ले करता है। आप देख रहे हो ऊपर डायग्राम में कि इस कवक जाल की जो है प्रत्येक कोशिका के अंदर मैंने दो केंद्रक बनाए हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ये जो सेकेंडरी कवक जाल होता है ये डायकैरियोटिक होता है, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स है कि दो कोशिकाओं के बीच इसका स्पेशल कैरेक्टर है बेसिडोमाइकोटिना का, जो एगेरिकस में देखने को मिलता है। दो कोशिकाओं के बीच डोलिपोड सेप्टम यानी ढोल छिद्री पट उपस्थित होता है। मैंने आपको जब फंजाई के सामान्य लक्षण के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है कि बेसिडोमाइकोटिना में डोलिपोड सेप्टम यानी ढोल छिद्री पट हमें देखने को मिलता है। ये सब डिवीजन या क्लास बेसिडोमाइसिटिस का स्पेशल कैरेक्टर है। ये भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि बेसिडोमाइकोटिना के सभी कवकों में ये डोलिपोड सेप्टम नहीं पाया जाता, केवल ये जो गण है एगेरिकल्स यानी एगेरिकस में आपको देखने को मिलेगा। और ये तिब्बा रिक्त स्थान भी आ जाता है कि डोलिपोड सेप्टम क्या होता है और ये किस में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा बेसिडोमाइकोटिना का ये स्पेशल कैरेक्टर है, और बेसिडोमाइकोटिना में भी जो गण एगेरिकल्स है वो उसका स्पेशल कैरेक्टर है कि इसमें जो है ढोल छिद्री पट उपस्थित होता है। मैंने यहाँ रेड पेन से इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है। सेकंड जो कैरेक्टर है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये जो स्पीसीज है ये जाती है, इसमें डायकैरियोटिक माइसीलियम में क्लैम्प बंधन देखने को मिलते हैं। मैंने आप लोगों को क्लैम्प बंधन के बारे में पढ़ाया था। ये एक सेल डिवीजन है कि बेसिडोमाइकोटिना में एक डायकैरियोटिक कोशिका से दूसरी का डायकैरियोटिक कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये मैंने आपको सेल डिवीजन इन बेसिडोमाइकोटिना के बारे में बताया था। और ये भी आपको बता दूं कि ये भी एक शॉर्ट नोट की तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तीसरा आप देखो दोबारा से मैंने इम्पॉर्टेंट लिख रखा है बच्चों, कवक तंतु। ये जो डायकैरियोटिक कवक जाल है ये कवक तंतु परस्पर जो है आपस में अंतर्ग्रसित हो जाता है, मतलब आपस में जो है उलझ जाता है, और ये अंतर्ग्रसित होके एक रस्सीनुमा संरचना का निर्माण करता है। और इस रस्सीनुमा संरचना को हम कहते हैं तंतु जटा,
और इंग्लिश में इसे कहेंगे राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब मैंने आपको सामान्य लक्षण का वाक्य पढ़ाई थी तो मैंने रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन के अंदर में आपको राइजोमॉर्फ के बारे में बताया था। तो ये जो है रस्सी जैसी संरचना होती है जो बड़े पेड़ों की जड़ों के समान देखने में लगती है, इसे कहते हैं राइजोमॉर्फ। तो राइजोमॉर्फ भी जो है इसमें देखने को मिलता है एगेरिकस में। तो डोलीपोर सेप्टम, क्लैम्प बंधन, राइजोमॉर्फ, ये तीनों जो संरचनाएं हैं हमें जो है बेसिडोमाइकोटिना में के अंदर और वो भी एगेरिकल्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको देखो जो भूमिगत, आपको बताया कि भूमि के नीचे होता है डायक्रिटिक कवक जाल, तो भूमिगत द्विकेंद्रिक कवक जाल में अपकेंद्र की वृद्धि, अपकेंद्र की वृद्धि मतलब सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ जो है देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप जो है मिट्टी के नीचे कवक तंतुओं की एक कॉलोनी सी बन जाती है। कवक जाल के परिपक्व होने पर तंतुओं की शिखाग्रों पर बने फलन पिंडों में एक वलयक मंडल का आभास होता है। इस वलयक मंडल को हम परिवलय को हम फेरी रिंग्स कहते हैं। आप देखिए कि ये जो है फेरी, ऐसा लगता है कि जो है परियां जो है नृत्य कर रही हैं। तो पूरी ये ग्रोथ जो होती है इनकी गोलाई में हो जाती है। आप देखिए गोलाई में ये जो बेसिडियोकार्प आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं फेरी रिंग्स। ये डायग्राम इसका बना हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे इसका, मैंने आपको पहले बताया फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प आप ये देख रहे हो, इसकी संरचना जो अधिकतर आपको बारिश के बाद ओपन फील्ड्स में या खेतों में या लॉन्स में आपको दिखाई देती है। तो बेसिडियोकार्प जो है एगेरिकस का वायव्य भाग है। तो ये वायव्य भाग है तथा ये भूमिगत द्विकेंद्रिक कवक जाल से निर्मित तंतुजटा से विकसित होता है। तो यहाँ पर आप संरचना देख रहे हो, इसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं मशरूम कहते हैं। और यही जो भाग है जो एडिबल फंजाई में जो खाद्य कवक उसमें खाने के योग्य है। आप इस चैप्टर में अभी हम केवल इसका एक्सटर्नल यानी बाहरी संरचना देखेंगे। आप देख रहे हो इस बेसिडियोकार्प को फलन पिंड को दो भागों में डिवाइड किया है। नीचे की जो छत्रिका की जो डंडी है, छत्रिका व्रंथ, इसे हम स्टाइप कहते हैं या हिंदी में इसको छत्रिका व्रंथ कहते हैं और स्टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऊपरी जो छत्र है फलन पिंड का, इसे हम पाइलियस कहते हैं, ये भी अंडरलाइन करा हुआ है। छत्रिका व्रंथ की ऊंचाई बच्चों 6 से 9 सेंटीमीटर तक होती है तथा छत्र का व्यास जो है 5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। छत्र की निचली सतह पर आप लोग देख रहे हो गिल्स लिखा हुआ है ना, तो ये जो छत्र की जो निचली सतह है इस पर ये जो गिल्स का नंबर है कम 300 से 600 तक होता है, इसे हम गिल्स कहते हैं। और ये गिल्स का जो नंबर है 300 से 600 करीब होता है। और ये गिल्स हैं जो ये अर्य क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना बेसिडियोकार्प की। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसकी आंतरिक संरचनाएं पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ आपकी इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो हमने दो भागों में डिवाइड किया है, कायिक कवक जाल यानी वेजिटेटिव माइसीलियम और दूसरा है बेसिडियोकार्प। अब हम बच्चों जस्ट स्टार्ट करते हैं इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एगेरिकस में जो रिप्रोडक्शन है 3 भागों में उसको डिवाइड करते हैं, कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, थर्ड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। और ये जो कायिक जनन जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, ये खाद्य मशरूम का प्रवर्धन कायिक विधियों में, स्पेशली जो खाद्य कवक है उसमें ये देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डायक्रिटिक माइसीलियम होता है ये इनोकुलम का कार्य करता है। तो डायक्रिटिक माइसीलियम के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे जो कार्बनिक खाद्ययुक्त जो मिट्टी होती है उसमें बोकर उसके फलन पिंड प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि जो फलन पिंड है ये स्पेशली खाने योग्य होते हैं। तो ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेशली जो खाद्य कवक हैं उसमें जो है देखने को मिलता है। सेकंड जो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन प्रवर्धन की सामान्य इसमें नहीं देखा जाता।
अलैंगिक जनन जो है क्लैमिडोस्पोर्स यानी क्लैमिडो बीजाणु द्वारा होता है और ये बीजाणु द्वितीयक कवक तंतुओं में अंतस्थ अथवा अंतर्वेशी स्थिति पर उत्पन्न होते हैं। इनके अंकुरण से द्विकेंद्रक कवक जाल का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन जो है क्लैमिडो बीजाणु द्वारा होता है और सामान्यतः जो है अलैंगिक जनन एगैरिकस में देखने को नहीं मिलता। थर्ड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स, और जिसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में हम इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे और डिटेल में कि लैंगिक जनन एगैरिकस में कैसे होता है। थैंक यू।